तो दिन भर की बड़ी खबर में बात कर लेते हैं क्या क्या होने वाला आज। खबर, भारत में चुनाव से पहले चीन ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। 18 महीने की देरी के बाद नियुक्त किया है राजदूत भारत में। जी हाँ, तो वहीं पाकिस्तानी गुब्बारे के बाद मिला जिंदा बम। राजस्थान के खेत में काम कर रहे किसान के फूल गए हाथ पांव, मच गया बवाल। तो वहीं पंजाब में नहीं उतरने दिया जाता ट्रूडो का प्लेन, अगर बताएंगे पूरी बात। साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों का कातिल, सिर पर 10 लाख का इनाम, आतंकियों की A++ कैटेगरी में शामिल था। कुलगाम में ढेर बास्तित डार सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में हुआ ढेर सारी जानकारियां बताएंगे कैसे राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी नेता के बयान से मच गया सियासी बवाल, कहा है बेकार है मंदिर नक्शा। जी हाँ, तो सारी जानकारी आपको विस्तार से बता दे, लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत में चुनाव से पहले चीन का सबसे बड़ा कदम, 18 महीने की देरी के बाद नियुक्त कर ही दिया राजदूत। किसको मिली है ये कमान बता दें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वरिष्ठ राजनयिक जू फेई होंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। ये नियुक्ति दोनों देशों की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध की वजह से रिश्तों में आई खटास और 18 महीने की असामान्य देरी से की गई है। चीन की ओर से फेई होंग को भारत में चीन का राजदूत नियुक्त करने की अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने पीटीआई भाषा को पुष्टि की है कि अफगानिस्तान और रोमानिया में चीन के राजदूत रहे फेई होंग अब भारत में देश के नए राजदूत होंगे। फेई होंग के जल्द ही नई दिल्ली जाकर पदभार ग्रहण करने की संभावना है। वो चीन के अनुभवी चीनी राजनयिक सुन वेई डोंग का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 में समाप्त हो चुका है। जी हाँ, बता दें कि सुन जो है वो भारत में चीन के राजदूत की जिम्मेदारी निभाने से पहले इसी पद पर पाकिस्तान में कार्य कर चुके थे और मौजूदा समय में चीन के उप विदेश मंत्री हैं। वो दक्षिण एशिया को लेकर चीन की नीति भी देख रहे हैं। आपको बता दें, फेई होंग की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब भारत में आम चुनाव हो रहे हैं और लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर दीर्घकालिक वार्ता चल रही है। ऐसे में भारत में चुनाव से पहले चीन के इस बड़े कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? क्या लगता है आपको, आखिर चुनाव के समय में ही चाइना ने राजदूत की नियुक्ति क्यों की होगी? क्या लगता है दोस्तों? आपको अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, राजस्थान के खेतों में काम कर रहे किसानों के फूल गए हाथ पांव, मचा दिया बवाल इस पाकिस्तानी गुब्बारे के बाद मिला जिंदा बम। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के इलाके में लगातार सनसनी फैलने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते दिन अनूपगढ़ में पाकिस्तानी संदिग्ध गुब्बारा मिलने के बाद यहां खेत में बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। यहां मंगलवार को गांव 77 GBA में किसान को खेत में काम करते समय एक हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई। जिस खेत में हैंड ग्रेनेड मिला उस समय यहाँ किसान खेत में पानी लगाने का काम कर रहा था। किसान ने इसकी सूचना अनूपगढ़ DSP अमरजीत चावला को दी। सूचना मिलने पर DSP अमरजीत चावला ने अनूपगढ़ पुलिस थाने के SHO अनिल कुमार को टीम के साथ मौके पर भेजा। यहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हैंड ग्रेनेड का निरीक्षण करने के बाद उसे सुरक्षित गड्ढे में दबा दिया। पूरे मामले की जानकारी BSF के अधिकारियों को भी दी गई थी। किसान अवतार सिंह ने बताया है कि जुलाई 2023 में भी उसके खेत से महज 200 मीटर की दूरी पर 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले थे, जिन्हें अगस्त 2023 में आर्मी ने डिफ्यूज कर दिया था। ऐसे में सोचने और समझने वाली बात यह है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी, तारों से फेंसिंग करने के बावजूद भी ये ग्रेनेड भारत के इलाके में कैसे गिरे, ये सोचने और विचार करने वाली बात है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, पंजाब में नहीं उतरने दिया जाता ट्रूडो का प्लेन, अगर दरअसल कनाडाई PM की भारत यात्रा को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की 2018 में हुई यात्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जस्टिन ट्रूडो और तत्कालीन कनाडाई रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन अमृतसर जा रहे थे। तब उन्हें बताया गया कि अगर वे तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से नहीं मिलेंगे तो उनके विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये मीटिंग में खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों के खिलाफ होनी थी। कनाडाई दैनिक द ग्लोब एंड मेल की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इससे जुड़ा एक दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक के दौरान पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने ट्रूडो और तत्कालीन रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन को एक डोजियर सौंपा, जिसमें लगभग 10 सिख अलगाववादियों के नाम थे, जिनकी गतिविधियों को भारत सरकार कम करना चाहती थी। ये दस्तावेज PM मोदी की सरकार की ओर से सिख अलगाववादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कनाडा पर दबाव डालने के वर्षों के प्रयास का हिस्सा था। पिछले जून में आतंकी निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों में मतभेद बढ़े हैं। जी हाँ, साल 2018 की यात्रा के दौरान ट्रूडो और सज्जन सिंह पंजाब की यात्रा का प्लान कर रहे थे, यानी प्लान
प्लानिंग बना रहे थे कि वो पंजाब की यात्रा करेंगे, उन्हें तब बताया गया कि उनका विमान तब तक पंजाब के राज्य में नहीं उतरेगा जब तक कि वे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मीटिंग नहीं करते। तो वहीं सज्जन और ट्रूडो इस मीटिंग से बचना चाहते थे क्योंकि उन्होंने सज्जन के पिता को आतंकी तक कह डाला था। हालांकि बाद में मीटिंग हुई जहां कैप्टन ने एक डोजियर ट्रूडो को सौंपा 10 अलगाववादियों को कनाडा से वापस भेजने का आग्रह किया गया था। ये अब खुलासा किया गया है इस मुद्दे को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? साथ ही साथ बता दे इतना ही नहीं, भारत ने ट्रूडो को खूब खरी खोटी सुनाया है। नगर कीर्तन परेड में दिखा हिंसा का जश्न। जी हाँ, जिसके बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कनाडा को। दरअसल कनाडा के माल्टन में नगर कीर्तन परेड की झांकियों में भारतीय राजनेताओं के बारे में हिंसक चित्रण प्रदर्शित करने पर आज भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया। इस संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमने कनाडा में हमारे राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ चरमपंथी तत्वों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हिंसक छवियों के बारे में बार बार अपनी मजबूत चिंताओं को उठाया है। पिछले साल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या को दर्शाने वाली एक झांकी का इस्तेमाल एक जुलूस में किया गया था। पूरे कनाडा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा की धमकी वाले पोस्टर भी लगाए गए। साथ ही साथ बता दें, जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर और खुशखबरी की खबर आप कह सकते हैं जो निकल कर सामने आ रही है, आपको बताना बहुत जरूरी है। दरअसल कश्मीरी पंडितों का कातिल, सिर पर था 10 लाख रुपए का इनाम, सेना के ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया इसको। जी हाँ दोस्तों, आतंकियों की A++ कैटेगरी में शामिल था। यह कुलगाम में ढेर हुआ बासीत डार। आपको बता दें, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने घाटी में चुनाव से पहले लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर और कश्मीर में आतंकी संगठन TRF के प्रमुख बासीत अहमद डार समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। दरअसल सुरक्षा बलों को लश्कर के ठिकाने की मौजूदगी के बारे में एक खुफिया इनपुट मिला था। इसके बाद सोमवार देर शाम को पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर मंगलवार को 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। डार का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये वही आतंकी है जिसने कश्मीर घाटी में कई कश्मीरी पंडितों समेत प्रवासियों की टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था। बासीत डार के नेतृत्व में ही TRF ने पिछले 5 वर्षों के दौरान घाटी में कई हमले किए थे। इसमें दर्जनों लोगों की हत्या कर दी गई। आतंकी बासीत डार सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अब उसे आतंकियों की A++ श्रेणी में डाला गया था। ऐसे में उसको अब मौत की नींद हमारी भारतीय सेनाओं ने सुला दिया। ऐसे में इंडियन आर्मीज को आप लोग थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और उनके मनोबल लगातार बढ़े रहे दोस्तों। उसके लिए 2 बातें जरूर कहिएगा अपने भारतीय सेनाओं को लेकर। तो वहीं आपको बता दें, एक सैड खबर है जहां सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही बस डिवाइडर से टकराई, 1 जवान की मौत, 10 घायल। जी हां, झारखंड के गिरिडीह जिले में मंगलवार को हुई एक सड़क दुर्घटना में इंडिया रिजर्व बटालियन यानी IRB के 25 वर्षीय एक जवान की मौत हो गई और 10 अन्य जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये घटना झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर हैसला के पास हुआ जब सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही एक बस सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और ये बस गिरिडीह से गढ़वा की ओर जा रही थी। बता दें कि पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 4 जवानों को धनबाद अस्पताल रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान झारखंड के लोहरदगा जिले के विकास भगत के रूप में की गई है। जी हाँ, ऐसे में बड़ी ये दुखद खबर थी दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, हिंदू अमेरिकी सांसद श्री थानेदार के कम्युनिस्ट सेंटर पर फलस्तीन समर्थकों का बड़ा हमला। जी हाँ, अमेरिका में इस वक्त इजराइल विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच हिंदू अमेरिकी सांसद श्री थानेदार के कम्युनिटी सेंटर को भी फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। कम्युनिटी सेंटर की दीवार पर भद्दी टिप्पणियां की गई है और उनकी तस्वीर पर भी क्रॉस का निशान बना दिया गया। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार अक्सर इजराइल पर हमास के हमले की निंदा करते रहे हैं। यही वजह है कि फलस्तीनी समर्थक उनसे नाराज रहते हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के मिशिगन के डेस्ट्रॉयट में स्थित थानेदार के कम्युनिटी सेंटर पर फलस्तीनी समर्थकों ने हमला कर दिया था। दीवार पर प्रदर्शनकारियों ने रेसिस्ट, सीज फायर और फ्री फलस्तीन जैसे शब्द लिख दिए। उनकी तस्वीर पर भी एक्स का निशान बना दिया गया। जी हाँ, बता दे थानेदार के कम्युनिटी सेंटर पर यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब फलस्तीन समर्थक प्रदर्शन पूरे अमेरिका में तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं। इन छात्रों ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में डेरा भी जमा लिया है। तो वहीं
वहीं बता दे रूसी सेना में फंसे 15,000 नेपाली गोरखा। 17 दिनों के प्रदर्शन के बाद झुकी नेपाल की सरकार, वापसी का दिया अब आश्वासन। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में नेपाल के कई गोरखा सैनिक भी फंसे हुए हैं। सभी नेपाली रशिया में श्रमिक बनकर गए थे, जिन्हें रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया। वो वहाँ दूसरे काम के लिए गए थे, उनको जबरदस्ती या यूं कह ले ब्लैकमेल करके उनको रूसी सेना में भर्ती करवा लिया गया। काठमांडू में पिछले 17 दिनों से इन सैनिकों को वापस लाने से जुड़ा प्रदर्शन चल रहा था। इसको लेकर अब नेपाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। रशिया में फंसे नेपाली सैनिकों के परिवारों का प्रदर्शन 5 मई को खत्म हुआ। रिश्तेदारों ने अपने परिजनों की सुरक्षा वापसी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया। आपको बता दें, नेपाली अधिकारियों ने खुलासा किया है कि वे रूसी सेना में नेपाली भाड़े के सैनिकों के 200 से ज्यादा परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने पुष्टि की है कि अब तक कम से कम 19 लोगों की 19 गोरखाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 5 कैद में हैं। यानी कि कई रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि कम से कम 15,000 नेपाली लोग रशिया के सेना में शामिल हो रखे हैं। तो वहीं आपको बता दें, राष्ट्रपति जेलेंस्की के किडनैप एंड मर्डर की थी बहुत बड़ी साजिश। यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा कर दिया उस रूसी षड्यंत्र को नाकाम। दरअसल जेलेंस्की की हत्या की साजिश हुई नाकाम। यूक्रेन के 2 अधिकारी हुए गिरफ्तार। रशिया ने बनाया था उनको मारने का प्लान। आपको बता दें किसने ये दावा किया। दरअसल यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अन्य उच्च पदस्थ यूक्रेनी अधिकारियों की हत्या की रशिया की साजिश को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन की सरकारी सुरक्षा एजेंसियां यूक्रेनी सुरक्षा सेवा यानी SBU ने बताया है कि इस मामले में यूक्रेनी सरकारी सुरक्षा इकाई के 2 कर्नलों को गिरफ्तार किया गया है। वे रूसी राष्ट्र सुरक्षा सेवा यानी FSB से संबंधित एजेंटों के नेटवर्क का हिस्सा थे। एजेंसी ने बताया कि ये कर्नल कथित तौर पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के अपहरण और हत्या के लिए उनके अंगरक्षकों के बीच इच्छुक हथियारों की तलाश रहे थे। तो वहीं आपको बता दें, श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मछुआरों के खिलाफ मामले की पहली बार की सुनवाई। जी हाँ, श्रीलंकाई मछुआरों ने कोर्ट में कहा जल क्षेत्र में भारतीयों को रोकने के लिए वायुसेना को निर्देश दे। दरअसल क्या है पूरा मामला बता दें, श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय ने देश के जल क्षेत्र में दक्षिण भारत के मछुआरों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने के खिलाफ मामले में अपनी पहली सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका में विदेश मंत्रालय को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। श्रीलंका के मछुआरे ने अधिकारियों से अवैध रूप से मछली पकड़ने में शामिल भारतीय मछुआरों को रोकने का आग्रह किया है। श्रीलंका की नौसेना ने फरवरी में जारी एक बयान में कहा था कि 2024 में देश के जल क्षेत्र में कथित तौर पर मछली पकड़ने को लेकर उसने अब तक 23 भारतीय नौकाओं को जब्त किया है और 178 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है। बयान के अनुसार इन मछुआरों को कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंप दिया गया है। श्रीलंका के जल क्षेत्र में गहरे समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने के खिलाफ जाफना और मन्नार के प्रभावित मछुआरों के साथ साथ सेंटर फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस यानी CEJ ने पिछले साल दिसंबर में एक याचिका दायर की थी। तो वहीं आपको बता दें, नेपाल के नए नोट पर भारत के इलाके सख्ती के बाद अब नेपाली विदेश मंत्री ने खोले इसके राज। बता दे, विवादित नक्शा छापने को लेकर नेपाल और भारत में बयानबाजी शुरू हो गया है। नेपाल सरकार ने 100 रुपए के नोट पर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का इलाका दिखाने का फैसला किया था, जबकि भारत इन पर अपना अधिकार बताता है। बताया जाता है कि चीन के इशारे पर ही नेपाल ने ये सब किया है। अब इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सख्त रुख अपनाया तो नेपाल के विदेश मंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। जयशंकर जी ने कहा था कि नेपाल के साथ सीमा विवाद को लेकर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन इन सब के बीच नेपाल ने एक तरफा कदम उठाया है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण काजी ने कहा कि सीमा विवाद को नेपाल राजनयिक माध्यम से सुलझाने के पक्ष में है और भारत के साथ बैठकर बातचीत करना चाहता है। जी हाँ, खबरें ये भी हैं कि ये नए नोट पर नक्शा छापने का प्रस्ताव कौन लेकर आया, ये एक रहस्य बना हुआ है। अभी तक पता नहीं है कि ये किसका डिसीजन था, किसकी राय थी, किसका फॉर्मेट था। साथ ही इस पर पर्याप्त चर्चा भी नहीं की गई। तो ऐसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इसका खुलासा नहीं हुआ है तो वाकई में इसके पीछे चाइना ही होगा, क्योंकि चीन के ही ऐसे मंसूबे रहते हैं कि वो 2 पड़ोसियों को आपस में लड़वा दे और खुद खूब मजे ले। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए भारतीय नौसेना के 3 पोत पहुंचे सिंगापुर। अब चीन की खैर नहीं। जी हां, दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन संबंधित तैनाती के तौर पर 3 भारतीय पोत सिंगापुर पहुंच गए हैं, जो दोनों नौसेनाओं के बीच मजबूत रिश्तों को रेखांकित करता है। भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि रियर एडमिरल राजेश
एस धनखड़ के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, शक्ति और किल्टन सोमवार को सिंगापुर पहुंचे। दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा अपनी सैन्य आक्रामकता दिखाने के बीच भारतीय नौसेना ने कहा कि इन तीनों पोतों का सिंगापुर पहुंचना दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन संबंधित तैनाती का हिस्सा है। फिलहाल दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसेना का अमेरिका समर्थित फिलीपीन की नौसेना के साथ गतिरोध चल रहा है। फिलीपीन ने दक्षिण चीन सागर में सेकंड थॉमस शोल पर दावा किया है, जिसका चीन ने कड़ा विरोध किया है। तो वहीं आपको बता दें, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन ने 33 शब्दों में ली शपथ। 21 तोपों ने दी सलामी। संबोधन में दुश्मन देशों को दिया संदेश। दरअसल 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में 33 वर्ड्स यानी कि 33 शब्दों में अपने पद की शपथ ली। खास बात यह है कि इसी जगह पर रशिया के जार परिवार के 3 राजाओं, बता दें अलेक्जेंडर सेकंड, अलेक्जेंडर थर्ड और निकोलस सेकंड की ताजपोशी हुई थी। पुतिन की शपथ और राष्ट्रगान के बाद सेना ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। पुतिन ने इससे पहले साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद से 2004, 2012 और 2018 में भी वे राष्ट्रपति बन चुके हैं। जी हां, ऐसे में आप लोग भी व्लादिमीर पुतिन जी को कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि भारत और रशिया के जो संबंध है वाकई में अटूट रिश्ते हैं भारत के साथ। तो वहीं आपको बता दें, चीन ने राष्ट्रपति पद के उद्घाटन से पहले ताइवान के खिलाफ प्रभाव अभियान किया शुरू। जी हां, चीन ने 20 मई को द्वीप पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के उद्घाटन से पहले ताइवान के खिलाफ प्रभाव अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने यात्रा और आयात प्रतिबंधों में आंशिक रूप से ढील देते हुए पूरे ताइवान में सैन्य गतिविधियों के पैमाने और आवृत्ति को बढ़ा दिया है। विश्लेषकों के अनुसार बीजिंग यह परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है कि आने वाली ताइवानी सरकार बीजिंग के बढ़ते दबाव का जवाब कैसे देगी। ताइवान में सूचो विश्वविद्यालय के एक राजनीतिक वैज्ञानिक चेन फेंग यू ने कहा कि अल्पावधि में बीजिंग ये देखने की कोशिश कर रहा है कि लाई के तहत नई ताइवानी सरकार उसके दबाव अभियान का जवाब कैसे दे सकती है। तो साथ ही एक बड़ा खुलासा हुआ है, रशिया की मदद से ताइवान पर कब्जे का चीनी प्लान। जी हां, अमेरिका ने किया यह खुलासा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो रशिया दूसरा मोर्चा खोलने के लिए चीन के साथ आ सकता है। सशस्त्र सेवा पर अमेरिकी सीनेट समिति की सुनवाई के दौरान अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के चीफ ने गुरुवार को चीन और रशिया की साथ आने की योजना पर जोर दिया। सीनेटर माइक राउंड्स के एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरील हैंस ने कहा कि हम पहली बार चाइना और रूस को ताइवान के संबंध में एक साथ अभ्यास करते हुए देख रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी धमकी से नहीं डरे ईरान और पाकिस्तान। गैस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने पर आया बड़ा बयान। आखिर अब क्या करेंगे जो बाइडन। जी हां, अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान और ईरान महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन पर आगे बढ़ सकते हैं। जी हां, पाकिस्तान में ईरान के काउंसल जनरल हसन नौरियन ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान के अफसर दोनों देशों के बीच लंबे समय से अटकी गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। पाइपलाइन से जुड़े एक सवाल पर कराची में उन्होंने कहा कि हम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में राजनीतिक दृढ़ संकल्प देख रहे हैं और जल्द ही सभी अड़चनों को दूर करते हुए इसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जी हां, यानी कि जो बाइडन ने पूरा जोर लगा लिया ईरान पर प्रतिबंध लगाकर, पाकिस्तान को प्रतिबंध की धमकी देकर, उसके बावजूद भी ये दोनों देश नहीं डरे और आपस में गैस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा दावा अफगानिस्तान से आए थे चीनी इंजीनियरों के हत्यारे। तालिबान जिनपिंग की दोस्ती में क्या आएगी अब खटास। आपको बता दें, तालिबान और चीन के बीच पिछले कुछ दिनों में संबंध बेहतर देखे गए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने एक बड़ा दावा किया है जो तालिबान और चाइना के संबंधों में खटास पैदा कर सकती है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डीजी मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि मार्च में चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाते हुए की गई आत्मघाती हमले की प्लानिंग अफगानिस्तान में की गई थी। आतंकियों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था और हमला करने वाला भी एक अफगानी था। अब ऐसे में क्या इस खबर को सुनने के बाद चाइना और तालिबान के बीच बढ़ सकता है तनाव? जो भी आपको लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, डोमेस्टिक खबरें जहां
साकार है मंदिर, नक्शा पर भी उठाए सवाल। राम मंदिर पर सपा नेता के बयान से मचा सियासी बवाल, बीजेपी हुई हमलावर। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद राम गोपाल यादव मंगलवार को मंदिर के ऊपर बयान देकर विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिर बेकार है, जिसके बाद वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गए। सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि हमारे देश में मंदिर इस तरह नहीं बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर वास्तु के अनुसार नहीं बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम गोपाल यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों का चरित्र हिंदू विरोधी और राम विरोधी है। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों इस सपा नेता को जो अयोध्या में राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं? तो वहीं आपको बता दें, आखिर 2024 में 400 सीटें क्यों चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? बाबरी से 370 तक पीएम मोदी ने बता दिया पूरा प्लान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला है। उन्होंने मध्य प्रदेश के धार में एक चुनावी रैली में इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में 400 सीटें आखिर क्यों चाहिए। मोदी जी के मुताबिक वो 400 सीटें इसलिए चाहते हैं ताकि कांग्रेस आर्टिकल 370 वापस ना लगा दे और राम मंदिर पर बाबरी ताला ना डाल दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी मौजूदा सरकार को भी एनडीए के अलावा अन्य सहयोगियों को मिलाकर 400 सांसदों का समर्थन है। उनके मुताबिक वो तो सरकार के साथ मौजूदा सांसदों की संख्या पर सिर्फ फिर से मुहर लगवाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संविधान का मसौदा तैयार करने में बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को कांग्रेस ने कमतर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये अफवाह फैला रही है कि अगर उन्हें 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देंगे। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी पार्टी 400 पार इस बार लेकर आ पाएगी? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा जो भी आपको लगता हो। तो वहीं आपको बता दें, सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर तीखा प्रहार, कहा इनका सिर्फ एक लक्ष्य है किसी भी तरह सत्ता हासिल करना। जी हां, लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने जनता से झूठ व नफरत फैलाने वालों को खारिज करने और सभी के लिए अधिक समान और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के वास्ते कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दिन ये अपील की है कि सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ, सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि युवा बेरोजगारी की दर, महिलाओं के खिलाफ अपराध और दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने दावा किया कि ये चुनौतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत और नीति से उपजी है, जिनका लक्ष्य समावेशिता और संवाद को खारिज करते हुए सत्ता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान और लोकतंत्र के खतरे में होने, गरीबों को पीछे छोड़ दिए जाने और हमारे समाज के ताने बाने को कमजोर किए जाने का दृश्य मुझे पीड़ा से भरा महसूस करा देता है, यानी भर देता है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आपने सुना सोनिया गांधी ने क्या कहा, लेकिन इससे एक चीज तो क्लियर निकल कर सामने आ रही है कि पीएम मोदी के किसी भी कार्य को विपक्ष ने अभी तक सराहा नहीं है, लेकिन बुराइयां बहुत निकाली हैं। और फिर एक बार कांग्रेसी कहते नजर आ रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या होगी अगर मोदी जीते। लेकिन दोस्तों, रियलिटी क्या है? आप लोगों का इस पर क्या मत है, क्या राय है, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दिया तगड़ा झटका। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिए गए। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है। बीएसपी प्रमुख ने खुद सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक फिलहाल उन्हें इन दोनों जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। तो वहीं दोस्तों, इसी बीच ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप